वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 8 की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 4 जो कि कृषि है, इस थ्योरी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कृषि क्या है। कृषि तो आप लोग भी समझते होंगे, जिसे हम सरल शब्दों में खेती बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया जा रहा है एग्जाम्पल कि गुरप्रीत, मधु और टीना एक गाँव से गुजर रहे थे। वहाँ उन लोगों ने एक किसान की खेत की जुआई करते हुए देखा और उन बच्चों ने किसान से पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि किसान ने बताया कि वो गेहूं की बुआई कर रहे हैं। तो बच्चों ने उनसे पूछा कि यह किस तरीके से की जाती है। तो किसान ने बताया कि हमें पहले जो है खेत में क्या किया जाता है, तो गेहूं बोया जाता है, उसके बाद उसको अच्छी तरीके से उपजाने के लिए उसमें खाद भी डाला जाता है। उन्होंने बच्चों से यह भी कहा कि अगर गेहूं की उन्नत किस्म अच्छी होगी तो जो मंडी है उसमें गेहूं की कीमत भी हमें अच्छी मिलेगी। मंडी में किया क्या जाएगा, तो गेहूं से पहले आटे तैयार किए जाएंगे और आटे तैयार करने के बाद इससे डबल रोटी और बिस्कुट बनाने का कार्य भी किया जाएगा। अब पौधे से परिष्कृत उत्पादन तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं। मतलब जैसे कृषि की पद्धति जो होती है वहां से ये 3 चक्रों में शामिल होती है बनने के बाद। तो जिसे हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। गेहूं की पूरी तरीके से तैयारी या किसी अन्य फसल की भी तैयारी। तो प्राथमिक क्रियाओं में क्या होता है कि इसके अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। जैसे कि कृषि, मत्स्य और संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण हैं। प्राथमिक क्रियाओं को हम उस क्षेत्र में रखेंगे जहाँ पे हमें प्रकृति से चीजें मिलती हैं। जैसे कि प्रकृति हमें कृषि देती है, मत्स्य मछली देती है। इनका संग्रहण ही क्या कहलाता है, तो इनका संग्रहण ही प्राथमिक क्षेत्र या प्राथमिक क्रियाएं कहलाते हैं। अब द्वितीय क्षेत्र क्या होते हैं, जब हम इन क्रियाओं से, इन संसाधनों से कुछ बनाते हैं। तो जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है इसका विनिर्माण करते हैं, जैसे कि आटे से डबल रोटी बनाना और कपड़ा बुनना सूत से, ये इसके अच्छे उदाहरण है। तो हमने प्राथमिक क्रियाएं समझ ली कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, और द्वितीय क्रियाएं क्या हो गई, जो उन प्राकृतिक क्रियाओं को हम कोई चीज विनिर्मित करते हैं, मतलब कुछ बनाते हैं। जैसे कि आटे से डबल रोटी बनाना और सूत से जो है या कॉटन से कपड़े तैयार करना। तृतीय क्षेत्र क्या होता है कि इसमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। जिस तरीके से हमने चीजें बना ली तो उनको यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन, ये तृतीय क्रियाओं के उदाहरण होते हैं। कृषि क्या है, तो यह एक प्राथमिक क्रिया है। हम समझ ही गए, जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलती है वे प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। अब हम जानते हैं कि कृषि को एग्रीकल्चर कहा जाता है इंग्लिश में। ये एग्रीकल्चर जो है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो यह एग्रीकल्चर शब्द जो है लैटिन भाषा का एगर शब्द और एग्रो से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, एगर का अर्थ मुद्रा और एग्रो का अर्थ होता है कल्चर। तो इसका अर्थ क्या हो गया, एग्रीकल्चर का अर्थ हो गया कृषि, जिसे हम एगर प्लस एग्रो से जोड़ते हैं। और यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है मुद्रा और कल्चर, जिसे हम आम शब्दों में कृषि या खेती भी कहते हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया, इसे हमने जान लिया। कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, फल, सब्जियां, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। इसमें 50% लोग जो है वो खेती की क्रियाओं में संलग्न होते हैं। और भारत तो शुरुआत में 90% जो है खेती पर ही निर्भर था। अभी भी जो है भारत की ज्यादातर जनसंख्या यानी कि 2/3 जनसंख्या खेती पर निर्भर होती है। अनुकूलन, स्थल, कृषि, मुद्रा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के अनिवार्य हैं, जिसमें भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं, कृषिगत भूमि कहलाती है। यहाँ पे एक चित्र देखा जा सकता है जो कि आगे दिया हुआ है, हम उसे समझ सकते हैं कि जो कृषि होती है उसका जलवायु और जो जमीन होता है उस पर पूरी तरीके से अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जिस तरीके की जलवायु कृषि में मिलती है उसी तरीके की खेती जो है अच्छी होती है। जैसे कि यहाँ पे आप एक मैप देख लीजिए, जो कि कृषिगत भूमि को विश्व वितरण के रूप में बांटा गया है। यहाँ पे किस तरीके से जो है खेती की जाती है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक, प्रशांत महासागर, दक्षिण अटलांटिक, मकर रेखा। कृषिगत भूमि जो है वो ग्रीन कलर से, तो आपको यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा डार्क दिख रहा होगा वहाँ पे खेती का स्वरूप जो है वो काफी ज्यादा विस्तारित है। जहाँ आपको कम दिख रहा होगा वहाँ पे खेती जो है वो कम होती है। इसका कारण क्या है, जलवायु है और वहाँ की स्थल कृतियां हैं, जिसके कारण जो है कृषि पर पूरी तरीके से प्रभाव पड़ता है। आप चलिए हम जान लेते हैं कि कृषि को भी अनेक क्षेत्रों में बांटा है, जिसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसके भी अनेक क्षेत्र होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, यहाँ पे कृषि के अंतर्गत हम लोग मिट्टी की जुताई करते हैं, फसलों को उगाते हैं, पशुपालन, विज्ञान, कला करते हैं, इसे हम खेती कहते हैं। उसके बाद है सेरीकल्चर, क्या होता है, जिसको हम रेशम का उत्पादन के रूप में जानते हैं, और रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। यहाँ पे जो रेशम की कीटें होती हैं उसका पालन किया जाता है और उससे जो रेशम तैयार होते हैं उनसे हम कपड़े बनाते हैं।
पीसी कल्चर जिसको हम मत्स्य पालन बोलते हैं, जिसमें कि मछली पालन होता है, पोखरों में तालाबों में जो है मछली का पालन किया जाता है, इससे व्यापार व्यवसाय किया जाता है। वीटी कल्चर जिसको हम द्राक्षा कृषि कहते हैं, इससे अंगूरों की खेती होती है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर जिसे हम उद्यान कृषि कहते हैं, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जी फूलों को हम हॉर्टिकल्चर के रूप में रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्री प्लस कल्चर, एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर और पीसी कल्चर और वीटी कल्चर और हॉर्टिकल्चर। आप इन चीज़ों के अर्थ को बखूबी याद रखें, क्योंकि आपको ये जनरल नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, आपको ये लंबे समय तक काम आएंगे। तो आप इसे जरूर से याद रखें, 1 से 2 बार पढ़े, आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे कोड वर्ड होते हैं, एग्रीकल्चर तो सबको याद होगा, सेरीकल्चर भी आप याद रखें, पीसी कल्चर भी, जैसे कि यहाँ आपको मिल रहा है पीसी से पोखर, तो आप इस तरीके का कोडिंग करके याद कर सकते हैं, आसानी से आपको याद हो जाएगा। वीटी कल्चर जिसे कि ग्रेप्स की खेती, अंगूरों की खेती होती है, और हॉर्टिकल्चर सब्जी फूलों और फलों का उगाना होता है। 1 से 2 बार आप लोग पढ़े, आपको ये आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जैसे कि कृषि तंत्र। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश क्या क्या होते हैं, तो बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। मतलब किसी भी कृषि को संपन्न बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, तो सबसे पहले तो हमें जमीन, उसके बाद उसके अंतर्गत बीज, और फिर उर्वरक, जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि खाद्य वगैरह होगा जिससे हम खेती को उपजाऊ बना सकते हैं, और मशीनरी और श्रमिक चाहिए, जो कि जुताई, बुआई, ये सब इनकी प्रक्रियाएं हैं, और सिंचाई, निराई, कटाई कुछ अन्य संक्रियाएं हैं। जैसे कि अगर हम पहले खेती करते हैं तो पहले हमने बुआई किया, और बुआई करने के बाद जो है जुताई करते सबसे पहले, फिर हम लोग बुआई करते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, फिर निराई, और तब जाकर कटाई करते हैं। ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जिससे कृषि को होकर गुजरना होता है। इसके अलावा जो है फसल में ऊन, डेयरी और कुक्कुट का भी उत्पादन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया हुआ है, कृषिगत भूमि की कृषक पद्धति। यहाँ पे एक किसान है जो मशीनरी का प्रयोग कर रहा है, बीज का प्रयोग कर रहा है, रसायन का प्रयोग कर रहा है, जुताई, बुआई, छिड़काव का, और ये फसल तैयार हो गया। मतलब इतने चरणों से कृषि को गुजरना पड़ता है। ये भौतिक और मानवीय कृषि निवेश है। यहाँ पे देखिए एक किसान है जो कि मानवीय निवेश क्या कर रहा है, तो पहले खेती को बनने के लिए सूर्य का प्रकाश, तापमान, ढाल, मृदा और वर्षा चाहिए। उसके अलावा किसान क्या करेगा, भंडारण करेगा जिसमें श्रम की आवश्यकता होगी, मशीनरी की आवश्यकता होगी, और तत्पश्चात जो है रसायन यानी कि जितने भी केमिकल वगैरह होते हैं जो अन्न को बचाने में कार्य करते हैं, उनकी आवश्यकता होगी। अब चलिए हमने इन चीजों को समझ लिया, अब कृषि के प्रकार को जाने। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि 2 प्रकार में वर्गीकृत की जाती है। एक तो हो गया आपको निर्वाहन कृषि, और दूसरा क्या हो गया, वाणिज्यिक कृषि। इसमें रोचक तत्व क्या है, जैविक कृषि के बारे में आप जान लीजिए, जहाँ पे हम खादों का प्रयोग जो है, रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं, जैविक खाद का प्रयोग ज्यादा करते हैं। जैसे कि फलों के छिलकों से खाद बनाना, जो हम लोग आपने सुना भी होगा कि मिट्टी को खोदकर जो है उसमें फलों के छिलके और सब्जियों के छिलकों को डाल दिया जाता है, 15 दिन बाद जो हम उसे निकालते हैं तो वो जैविक खाद के रूप में तैयार की जा सकती है। इससे जो है नहीं तो पेड़ पौधा पे दुष्प्रभाव पड़ता है और नहीं प्रकृति पर दुष्प्रभाव पड़ता है। रासायनिक खाद से ये ज्यादा उपयोगी होते हैं। अब निर्वाहन कृषि क्या हो गई कि इस प्रकार की कृषि एक कृषक परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाहन कृषि को पुनः ग्रहण निर्वाहन कृषि और आदिम निर्वाहन कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब व्यक्ति जो है अपने लिए और अपनी परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो खेती करता है, यही क्या कहलाती है, निर्वाहन कृषि कहलाती है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहती है। जैसे कि एक ने काम किया तो उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा भी आगे तक इसको चला सकता है। गहन निर्वाहन कृषि क्या है कि एक छोटे किसान जो होते हैं वो अपने साधारण से भूमि पर साधारण औजारों से और अधिक श्रम से खेती करते हैं। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल होता है। गहन निर्वाहन कृषि दक्षिणी पूर्व और एशिया में संघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में की जाती है। मतलब हमने क्या जाना कि गहन निर्वाहन कृषि क्या होती है, तो एक छोटे से किसान के द्वारा अपनी साधारण सी भूमि पर यह खेती की जाती है, जिसमें वे मुख्यतः चावल की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, मक्का, दलहन और तिलहन की भी खेती करते हैं। और यह कहाँ कहाँ की जाती है गहन कृषि, तो दक्षिणी पूर्व और पूर्वी एशिया के संघन वाले जनसंख्या में की जाती है। यहाँ पे पानी की जो है आवश्यकता वो अधिक होती है। आदिम निर्वाह कृषि क्या होती है, यह स्थानांतरित खेती है। जैसे कि आदिवासी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं, तो वो जिस जगह पे रहते हैं वहाँ यह खेती करता है। स्थानांतरित खेती जो है
वो अमेजन बेसिन के संघन वन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्व भारत के भागों में प्रचलित है। यहाँ पे ज्यादातर जो है आदिवासी जाति बसते हैं और ये एक स्थानों पर नहीं रहते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाकर स्थानांतरण विधि से खेती करते हैं। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन करने वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पे पानी की आवश्यकता काफी ज्यादा होती है। ये वृक्षों को काट कर क्या करते हैं, उन्हें जला, जैसे कि आप जान लीजिए कि एक झूम विधि से खेती होती है, जहाँ पे पहाड़ों को काट कर खेती की जाती है। वहां पर जो प्रोसेस है उर्वरक का, उसमें क्या होता है कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनको आग लगाकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। वही जले हुए राख जो है खाद का काम करते हैं, जिस प्रक्रिया को कर्तन एवं दहन क्रिया कृषि के रूप में जाना जाता है। आप लोग ये बात याद रखें क्योंकि ये आगे भी आपको क्वेश्चन में भी आएंगे और जीके में भी काम आएंगे। स्थानांतरित खेती जो है विश्व के कई भागों में प्रचलित है, जिसे हम झूमिंग खेती कहते हैं, जो पहाड़ों को काट कर की जाती है। ये उत्तर पूर्वी भारत में है, मिल्पा जो कि मैक्सिको में है, रोको ब्राजील में है, लदांग जो है वो मलेशिया में। अलग अलग नाम है जिसको कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। चलवासी पशुचारण क्या है कि सहारा जो डिजर्ट है उसके अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों के मध्य में एशिया और भारत के कुछ भाग जैसे कि राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की खेती में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारक और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन और खाल अन्य उत्पादन उपलब्ध कराते हैं। इसमें व्यक्ति क्या करता है, तो जो भी किसान है या अन्य व्यक्ति जो यह कार्य कर रहा है, तो वो अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। अपने और पशु दोनों के लिए वो खाने पीने की सामान को एक साथ रखता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती करता है। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम चलवासी पशुचारण कहते हैं। उसके बाद है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत जो है फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृष्ट क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किए जाते हैं। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। तो वाणिज्यिक कृषि का संबंध मशीनीकृत खेती से होता है, जहाँ पे हम उत्तम मशीनों का प्रयोग करके यह खेती करते हैं। यह थोड़ी सी महंगी है, जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन बाजारों में बेचने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आप एक चित्र देखें जिसमें चलवासी पशुचारण अपने ऊंटों के साथ जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वाणिज्यिक कृषि अनाज में ये बहुत सारे भागों में बटी होती है। वाणिज्यिक कृषि, मिश्रित कृषि और रोपनी कृषि में एक एक करके सबको जानेंगे। वाणिज्यिक कृषि अनाज में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं, जहाँ पे बाजार के मांग के अनुसार खेती की जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसल है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के एशिया में शीतोष्ण यानी कि घास के मैदान में वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र क्या करते हैं, तो सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फर्मों से युक्त विरल आबादी वाले होते हैं। ये अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती हैं और केवल एक ही फसल उगाई जाती है, जो कि मार्केट प्लेस से होता है। जितने भी मार्केट में वस्तुओं की मांग होती है, अन्न की मांग होती है, मक्का और गेहूं की मांग होती है, ये लोग उसी हिसाब से खेती करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए गन्ने की रोपनी कृषि है, जहाँ पे बहुत सारे गन्ने उगाए गए हैं, आपको दिख भी रहा होगा। इन गन्नों से चीनी तैयार की जाती है। तो ये मार्केट पर निर्भर होता है कि मार्केट में कितनी ज्यादा चीनी की खपत है, और हर साल जो है किसान उसी हिसाब से खेती करेंगे। मिश्रित खेती क्या हो जाएगी कि इसमें भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। मिश्रित खेती में 4-5 फसल उगाई जाती है और पशुधन पालन भी किया जाता है। और यह कहाँ कहाँ होती है, तो यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें एक ही जमीन पर जो है अनेक प्रकार की फसल उगाने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद देखिए मिश्रित खेती हमने जान लिया। रोपनी खेती क्या होती है कि वाणिज्यिक कृषि का यही एक प्रकार है, जहाँ पे चाय, रबर, कहवा, काजू, केला, कपास इस एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र में विश्व में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाने वाले मलेशिया में रबर, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय के इसके उदाहरण कुछ निम्नलिखित है। यह भी जो है मार्केट के हिसाब से किया जाता है कि व्यापार व्यवसाय के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होगी, जिसमें रबर, कहवा और जो है चाय इसके मुख्य उदाहरण है। उसके बाद काजू भी उगाया जाता है और केला भी।
इसमें जो भी खेती की प्रणाली होती है वहीं पे फैक्ट्रियां होती हैं। यहाँ से खेती की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के बाद जो है बाकी क्रियाएं फैक्ट्री में की जाती है और वहाँ से चीजें बन जाने के बाद मार्केट में चली जाती हैं। तो ये मार्केट के हिसाब से किया जाता है कार्य, जहाँ पे आपको यह फेमस है मलेशिया में रबर के लिए, ब्राजील में कहवा और भारत और श्रीलंका में चाय, जो कि विश्व भर में सामान पहुंचाने का कार्य करते हैं। यहाँ पे देखिए केले की रोपनी कृषि का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। मुख्य फसलें क्या क्या होती हैं? बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो आवश्यकता भी बढ़ेगी, जिसके कारण फसल भी अधिक उगाए जाएंगे। फसल कृषि आधारित उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसल है। चाय और कहवा जो है पेय फसल है। आप लोग ये चीजें याद रखें कि किसको खाद्य फसल बोलते हैं। तो गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा को खाद्य फसल बोलते हैं। जूट और कपास को रेशेदार फसल बोलते हैं और चाय और कहवा जो है पेय फसल के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए चावल की कृषि हो रही है, आपको दिख रहा होगा कि यह जो है ज्यादातर बारिश वाले सीजन में की जाती है। यह विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है, क्योंकि चावल बड़े मात्रा में विश्व में खाए जाने वाली जो है एक अन्न है। और चावल के लिए उच्च तापमान होनी चाहिए, अधिक आर्द्रता होनी चाहिए और वर्षा की अधिक आवश्यकता होनी चाहिए। यह फसल जो है चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। आप लोग ये बात याद रखें कि जलोढ़ मिट्टी में जल रोकने की क्षमता बहुत होती है और चीन से चावल के उत्पादन में अग्रणी है। चीन जो है विश्व में चावल का उत्पादन करने वाला सबसे ज्यादा विकसित देश है। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है जो चावल की खेती किया करते हैं। अनुकूल जलवायु दशाओं में जैसे कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में वर्ष भर में 2 या 3 ही फसल उगाई जाती है, क्योंकि वहां पे जलवायु और मिट्टी के कारण फसलें कम उगाई जाती है। यहाँ पे देखिए गेहूं का सस्य कतरन किया जा रहा है मशीनों के द्वारा। गेहूं जो है वो वर्धन काल के समय मध्य तापमान वर्षा संचय कर्तन, फसल की कटाई के समय तेज धूप की यहाँ पे आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मिट्टी में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी जो है ये अधिक आवश्यक होती है। यह कहाँ कहाँ की जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में मुख्य रूप से की जाती है। भारत में गेहूं की खेती जो है वो शीत ऋतु में की जाती है। आप लोग ये बात याद रखें कि भारत में किस माह में जो है किस मंथ में गेहूं की खेती प्रारंभ की जाती है। आपको ये क्वेश्चन में काम आएंगे। मिलेट ये मोटे अनाज के रूप में होती है और कम उपजाऊ तथा बलुई मिट्टी में उगाई जा सकती है। ये फसल कम वर्षा और उच्च के मध्य तापमान तथा पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे बाजरे यानी कि मिल्ट की खेती का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। ये चीजें कहाँ कहाँ हैं? तो नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके उत्पादक देश हैं। आप चलिए मक्का के बारे में जानते हैं। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। मक्का कहाँ कहाँ उगाई जाती है? तो उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा और भारत, मेक्सिको में उगाई जाती है। इसके लिए मक्के को उगाने के लिए अधिक तापमान, मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा भी मध्यम और धूप लेकिन इसमें अधिक होना चाहिए। आप लोग ये चीजें याद रखें कि कौन सी खेती में किस प्रकार की जो है तापमान और किस प्रकार के लिए वर्षा और धूप की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं कि मक्का को कॉर्न के नाम से जानते हैं और विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां उगाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे आपको चित्र में भी दिखाया जा रहा होगा। उसके बाद आ जाइए कपास। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान चाहिए, हल्की वर्षा, 200 से 200 पाल रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है। काली मिट्टी आप लोग जानते हैं कि कैसे प्राप्त होती है? तो जो ज्वालामुखी फटता है उससे जो लावा तैयार होता है वही लावा काली मिट्टी बन जाती है और काली मिट्टी में हम लोग कपास उगाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है? तो काली मिट्टी में की जाती है। ये बात आप लोग याद रखें। यह काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में सर्वोत्तम उगती है। यहाँ कहाँ कहाँ पे ये चीजें उगाई जाती हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास में अग्रणी उत्पादन देश हैं। इससे क्या किया जाता है? तो इससे सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं। पटसन, जिसको हम सुनहरा रेशा कहते हैं, ये भी आपको जीके के क्वेश्चन में ज्यादातर पूछे जाएंगे। यह जलोढ़ मिट्टी में अच्छे ढंग से विकसित होते हैं और इसमें उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश में पटसन की खेती में अग्रणी है। जहाँ पे भारत और बांग्लादेश विश्व में पटसन की खेती को बहुत ज्यादा किया जाता है, जिसे हम लोग सुनहरे रेशे के नाम से जानते हैं। इसमें रोचक तथ्य क्या है कि कॉफी और पौधे की खोज किसने की थी? तो कॉफी के पौधे के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं।
लगभग 850 में कालदी नाम का एक अरब वासी था जो बकरी चराने वाला था और अपनी बकरियों की एक अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने सदा रहित पौधों की फलियों को चक्कर देखा तो जिनसे उनकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसे आनंद के भाव अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। तो इस तरीके से उसने कॉफी की खोज की। कॉफी इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु होनी आवश्यक है। सुअपवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है कॉफी को उगाने के लिए। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल की आवश्यकता होती है। पर्वत वाले क्षेत्रों में कॉफी की खेती की जाती है। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादन है विश्व में। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत भी कॉफी को उगाया जा सकता है। चाय जो है वो बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है और इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। मंद ढाल होनी चाहिए। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ये देखिए चाय के बागान का आपको एक चित्र दिख रहा होगा। कृषि का विकास। कृषि का विकास संबंधी बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाली बीजों के प्रयोग द्वारा कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य जो है खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि खेती करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविका उपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। बड़ी जाति वाणिज्यिक खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। तो आओ हम दो फर्म, एक भारत के और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जाने। तो चलिए पहले हम इसे समझ लेते हैं कि कृषि का विकास कैसे होता है। तो सर्वप्रथम जो है कृषि दो तरीके से की जाती है। एक तो बढ़ती जनसंख्या के कारण दिन प्रतिदिन कृषि की मांग काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिससे कि विश्व में यह बात ध्यान रखी गई है और उसी तरीके से वाणिज्यिक खेती की जाती है। और दूसरा क्या होता है, तो कृषि की पद्धति को सुधारने के लिए इसमें उन्नत बीज, अच्छी जमीन और अच्छी जलवायु की आवश्यकता होती है। आधुनिक तरीके के मशीनों से आज कृषि व्यवस्था में बहुत ज्यादा सुधार हो सका है। और आप भी जानते होंगे कि हरित क्रांति के बाद जो है गेहूं और चावल को उन्नत किस्म से उगाने से अब नई तकनीक भी किसानों को आ गई है। तो एक तो वाणिज्यिक हो गई, दूसरा किसान क्या करते हैं, निजी तौर पर भी वे खेती किया करते हैं, जिसके कारण केवल वे अपने चीजों को उगाया करते हैं, मतलब अपने खाने के लिए, अपने खाने पीने की चीजों को किया करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कृषि के बारे में, इसके दो फर्म क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमने जाना कि बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है कृषि व्यवस्था में सुधार लाना आवश्यक है, और जो निजी किसान होते हैं जो अपने लिए केवल खेती करते हैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। तो इस तरीके से किसान, मतलब जो कृषि होती है उसकी दो पद्धति है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। अगर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य आवश्यक है तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी खाद्य पदार्थ भी आवश्यक है, क्योंकि हमें अगर पौष्टिक खाना मिलता है तो हमारा स्वास्थ्य भी क्या होगा, अच्छा होगा। और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए सबके लिए जो है पौष्टिक अनाज जो है वो उपजाना किसका कार्य होता है, तो किसानों का होता है। किसान हमारे लिए बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं। हमारे लिए भरण पोषण का काम जो है वो किसानों के द्वारा किया जाता है। एक बड़ी मात्रा में गेहूं, चावल और अन्य चीजों की खेती जो है वो किसानों के द्वारा की जाती है, जिसमें उन्हें औद्योगिक प्रणाली के तहत जो बहुत सारी सहायता भी प्रदान की जाती है, जैसे कि नवीनतम विधि से खेती करना, उसके बाद जो मशीन है उसके इस्तेमाल के द्वारा जो है खेती वगैरह में काफी ज्यादा सहायता प्रदान की गई है। आज बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए जो है खेती मुख्य रूप से आवश्यक है, इन चीजों को जोड़ना भी इनसे आवश्यक है। चलिए अब हम जानते हैं कि खेती के विषय में कि किस तरीके से खेती को दो फर्मों में बांटा गया। एक है भारत का फर्म और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का फर्म। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है, जिसके पास जो है 1.5 हेक्टेयर का एक फार्मा है। उसका आवास मुख्य गाँव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों का बाजार से वर्षों में एकातर पर खरीदता है और उसकी भूमि उर्वर है। वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूं और चावल और दाल उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेती की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेती को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग कर रहे हैं।
समीप में एक खेत, एक नलकूप है जिसे वह अपने खेती के सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंसे और 2 कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहरों में इससे सहकारी भंडार में दूध बेचता है और वहाँ एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारों के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य और सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधानों के संबंध में भी सलाह देता है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उनकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पादन के निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूलन न होने पर भी अपने उत्पादन को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए भारत का खेत का एक चित्र दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है, मतलब मुन्ना लाल के द्वारा जो है समस्त भारत के किसानों के बारे में जो है समझाया जा रहा है कि मुन्ना लाल क्या है, एक आम किसान है जिसके पास जो है 1.5 हेक्टेयर भूमि है, जो कि बहुत अधिक नहीं है। उसे जो है तकनीकी खेती करने के लिए जो है किसी से क्या करना पड़ता है, तो बहुत सारे सामानों को उधार लेना पड़ता है। वो वर्ष में क्या करता है, तो अपनी जमीन पर 2 फसलें उगाता है, चावल और दाल। उसके बाद वो अपने आसपास के लोगों से भी सहायता लेता है, अपने परिवार के लोगों से भी, और उसके पास जो भी चीजें नहीं होती हैं वो भाड़े पर लेता है, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह और मशीन वगैरह भी जो है वो भाड़े पर लेता है। वो ट्रैक्टर के द्वारा जो है परंपरागत विधि से खेती करता है और अपने बगल के खेत में से जो है नलकूप भी लिया है, जहाँ से उसे सिंचाई करने में आसानी होती है। मुन्ना लाल के पास खेती के अलावा जो है गाय और भैंसे भी हैं और कुछ मुर्गियां भी हैं। जो कृषि के अलावा वो क्या करता है, तो गाय और भैंसों से दूध उत्पादन करता है और उसे बाजारों में बेचता है। मुर्गी से अंडे उत्पादन करता है और उसे बाजारों में बेचता है। तो इस तरीके से एक किसान को केवल कृषि के ही अलावा नहीं बल्कि अन्य चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि मुर्गी, गाय और भैंस से वो करता है। इसी तरीके से पूरे भारत में किसानों की स्थिति संभवतः यही है। और जो भी उनसे तैयार माल होता है खेती पथारी से, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल और अंडा वगैरह और दूध वगैरह को वो क्या करता है, मंडी में जाकर बेचता है, ताकि वो उससे जो भी पैसा कमाया और जहां से उसने ऋण लिया था खेती करने के लिए, उस ऋण के द्वारा जो है जो उसे पैसे मिलते हैं वो उसको कर्ज के रूप में चुका देता है। और जिससे कि सरकार के भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए बहुत सारे आजकल कदम भी उठाए जा रहे हैं, ताकि किसानों को सहायता दी जा सके। आजकल जो है किसानों के लिए कार्ड भी बनाया गया है, जिसके तहत जो है उस कार्ड से वो लोग क्या करते हैं, लोन लेकर अपनी कृषि व्यवस्था में सुधार करते हैं। अब हमने भारत के किसानों की स्थिति तो जान लिया, अब संयुक्त राज्य अमेरिका में जानेंगे कि यहाँ एक फार्मा कैसा होता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के एक फार्मा का औसत आकार भारतीय फार्मा की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पारंपरिक फार्म का आकार जो है 250 हेक्टेयर होता है और हमने वहाँ पे क्या देखा, भारत में केवल 1.5 हेक्टेयर। आप खुद भी सोचे कि भारत से कितना ज्यादा विकसित अमेरिका है। किसान सामान्यतः फार्मा में रहता है। वो क्या क्या उगाता है, तो मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर उगाए जाने वाली महत्वपूर्ण फसल है। यहाँ पे अनेक फसलें उगाई जाती हैं एक जमीन पर। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य का एक किसान है जो कि 300 हेक्टेयर भूमि होती है उसके पास। वो अपने खेतों में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त होता है कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर मुद्रा के जो मिट्टी के नमूने होते हैं उसका परीक्षण भी प्रयोगशाला में करता है और जो भी परिणाम होता है हुरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं और उसका कंप्यूटर उपग्रह से जोड़ा हुआ है जो कि उसे खेत की यथार्थ तस्वीर देता है और यहाँ रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टर और बीज को बोने की मशीन, समतल संयुक्त हार्वेस्टर, थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों में मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, न कि एक खेतीहर किसान की तरह। हमने भारत के किसान के बारे में जाना कि उनकी स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं होती है। उनके पास मात्र 1.5 हेक्टेयर भूमि होती है जहाँ पे खेती करने के लिए उसे लोन लेना पड़ता है और बाकी सारी जो चीजें होती है उनके पास कमी है तो वो उसे उधार लेता है गिरवी सामान रखकर। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसी स्थिति नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत से कहीं ज्यादा अच्छी स्थिति है। यहाँ पे जो किसान है उनके पास अपनी 300 हेक्टेयर भूमि होती है और ये समय समय पर मिट्टी की जांच करवाते हैं ताकि हम खेती जो भी करें उससे उनको फायदा मिले और वो खेती पूर्ण रूप से हो सके। लेकिन भारत में हमने ऐसा नहीं देखा। भारत में बहुत सारी चीजों की अभी भी कमी है। जैसे कि यहाँ पे एक चित्र देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्मा का आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा जो कि कितना ज्यादा सुंदर है। जैसे कि हमने भारत में देखा
और संयुक्त राज्य अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पे तकनीकी सुविधा बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे किसान बहुत सारे फसलों को उगाते हैं और जो भी अगर पीड़कनाशी यंत्रों के द्वारा इस पर छिड़काव भी किया जाता है ताकि नुकसान से बचा जा सके। मिट्टी की जांच हमेशा होती है ताकि जो भी मिट्टी में कमी है उसको दूर किया जा सके। यहाँ पे कंप्यूटर कार्यक्रम भी लगाए गए हैं जहाँ पे उर्वरक को जांचा जाता है कि किस तरीके से खेती व्यवस्था में सुधार किया जा सकेगा। यहाँ पे कंप्यूटर उपग्रह भी जोड़े गए हैं जो समय समय पर खेती की तस्वीर भी दिया करते हैं जिसमें वैज्ञानिक सुधार कर सके। ये देखिए पीड़कनाशियों का छिड़काव हवाई जहाज के द्वारा किया जा रहा है। हमारे यहाँ इन तकनीकों में भारत बहुत ज़्यादा पीछे है। यहाँ पे किसान जो है वो ट्रैक्टर से ही बीज बोते हैं और मशीनों से ही जो है वो बीज या फिर अन्य निराई बुआई और जुताई का प्रयोग भी मशीनों की द्वारा करते हैं। यहाँ पे समतल संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग किया जाता है। बहुत सारी चीज़ों में मशीनों का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए अमेरिका में खेती की व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ है। यहाँ पे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में फार्मा में मशीनीकृत खेती हो रही है जो कि भारत से कई गुना ज़्यादा अच्छी है। तो हमने देखा भारत और अमेरिका के बारे में किस तरीके से यहाँ खेती में अंतर है और हमने कृषि को भी समझा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अब इससे अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।